बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़ PFF हाउस से, जो पाकिस्तान का फ़ुटबॉल हाउस है, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ़ुटबॉल इन पाकिस्तान। आज का शो बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बात बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगर हम 15 महीने पहले का टाइम देखें, जहाँ पर इसी एग्जैक्ट जगह पर धाबा बोला गया, इंतशार फैलाया गया, कब्ज़ा किया गया और जिस तरीके से चीज़ों को मस्मार किया गया, आज हम आपको वो सब दिखाएंगे। क्योंकि फ़ुटबॉल के जो अलमबरदार थे पाकिस्तान के, जो कहते थे कि हम अलमबरदार हैं, जो उन्होंने सलूक किया इस फ़ुटबॉल हाउस के साथ, ना सिर्फ इसके साथ बल्कि क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के फ़ुटबॉलर्स की, उनके साथ, वो हम आपको आज तमाम चीज़ें दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो इस साइड पर ग्राउंड है, पीछे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का हेडक्वार्टर नज़र आ रहा है, जहाँ से पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के डे टू डे अफेयर्स को रन किया जाता है या किया जाना था। वहाँ की अब क्या सूरत हाल है, कुछ खबरें जो मौसूल हुई और उसके मुताबिक तमाम इंसाइट हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी को किस तरह नुकसान पहुँचाया गया, प्लेयर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरह नुकसान पहुंचाया गया, एट करंट क्या सिचुएशन है। क्योंकि मैं आपको एक फिलर ज़रूर दे दूं कि बिजली भी कट चुकी है पाकिस्तान फ़ुटबॉल हाउस की और जनरेटर्स भी नहीं चलते। तो यहाँ तक तो बात पहुँच चुकी है, लेकिन आगे आप क्या देखने वाले हैं, आएँ आपको दिखाते हैं। डाइनिंग हॉल आपने पढ़ तो लिया है, अब हम उस एरिया में एंटर हो रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के एम्प्लॉइज़ और ख़ास तौर पर प्लेयर्स को खाना प्रोवाइड किया जाता है। ये जगह उसके लिए मखसूस है, जिसको आप डाइनिंग एरिया या कैफ़ेटेरिया या कैंटीन भी कह सकते हैं। और मुझे क्योंकि पर्सनली याद है, आज से 5 साल पहले जब मैंने PFF का दौरा किया था, तो यहीं पर ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक्टिविटीज़ जितनी खाने से रिलेटेड हैं, वो हो रही थी। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं इस वक्त। एट प्रेजेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये किसी डंप यार्ड से कम नहीं है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बिस्तर जिनको आप कहते हैं, मैट्रेसेस हों, टूटे हुए बेड हों, वुडन प्लैंक्स पड़े हुए हैं, या जिनको आप सादा ज़बान में फट्टे कहेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसी तरह मैट्रेसेस का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर टेबल फेंका गया है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान फ़ुटबॉल की जो कम्युनिटी है उनको बताना चाह रहे हैं कि जो 15 महीने थे उनमें जो तबाही हुई है वो आज आपके सामने है। कि डाइनिंग एरिया जो, अगर आप मेरे ख्याल से किसी भी जगह पर, क्योंकि नाजायज़ है कब्ज़ा करना, अगर आप कब्ज़ा भी करते हैं तो एटलीस्ट उस जगह को शायद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, मस्मार नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि पिछले 15 महीने में जो एक्टिविटीज़ थी उनका जो एक पहली उनकी झलक है वो अब आपके सामने है कि डाइनिंग एरिया को तबाह किया गया पूरे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुज़रना भी मुश्किल है, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर से गुज़र के, ये अगर कैमरा हम यहाँ लेकर जा सकें तो आपको दिखाएं कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल के जो असासे हैं, पाकिस्तान फ़ुटबॉल की टीम्स हैं, कुछ ऑफिशल्स होंगे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी हैं। यहाँ पर तमाम तरीके से एक डंप इसको बनाया गया, जिस तरीके से चीज़ों को डंप किया गया। सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल का एक हिस्सा है जिसको तोड़ दिया गया। अब आपको किचन की तरफ लेकर आते हैं, जहाँ पर हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के प्लेयर्स या पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के स्टाफ के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इस किचन को ऑब्सलीट कर दिया गया है। अगर आप सिंक शैंक्स देखें, यहाँ पर यकीनन क्योंकि ये पाइप है तो एक किस्म का यूटिलिटी कनेक्शन था जिसको तबाह कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर दरवाज़ों की हालत देख सकते हैं कि लॉक्स तोड़ दिए गए। सिंक की तरफ अगर आपको लेकर जाएं तो वहाँ पर एक अलग किस्म की तबाही है। और पीछे जो अमेनिटी एरिया है जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ जाएगा, या आप वो देखें तो बिल्कुल पूरे तरीके से इन तमाम चीज़ों को तबाह किया गया है। तो आगे अब आपको हालात बताते हैं, क्योंकि हम फुटबॉल हाउस जैसे ही एंटर हुए तो हमें पहली चीज़ ये बताएगी कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। जो फुटबॉल के असासे हैं, ये जनरेटर्स मौजूद हैं यहाँ पर। अगर आप ये बड़ा जनरेटर देखेंगे जो एक मैसिव साइज़ का जनरेटर है, जो इस पूरी बिल्डिंग को और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को पावर कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लाइट चली गई तो जनरेटर क्यों नहीं चल रहा। इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इस जनरेटर को भी ऑपरेशनल नहीं रहने दिया गया। तो इन 15 महीनों के अंदर ना सिर्फ बिजली से महरूम किया गया पाकिस्तान फ़ुटबॉल हाउस को, बल्कि जो बैकअप पावर थी उसको भी तबाह कर दिया गया। और अगर आप ये कुछ ओपन एरिया, वॉइड एरिया देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डंप नज़र आएगा कि किस तरह चीज़ों को मस्मार करके एक
तरीके से जंक यार्ड बनाकर इन चीज़ों को फेंका गया है। तो ये एट करंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया है, और आई थिंक एक बेसिक चीज़ आपको बताई कि इस वक्त क्या हालात हैं। आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूर डिसअपॉइंटिंग हैं, और आपको दुख होता है जब आप देखते हैं कि ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल का असासा है। वो आपको दिखाते हैं, आइए जी। अब हम जिस जगह पर आए हैं, ये पावर रूम जिसको आप कह सकें, जहाँ पर बिजली का निज़ाम इस पूरी बिल्डिंग का चल रहा था। और क्योंकि जितनी तबाही मचाई गई, तो 15 महीने के बाद जब लीगल स्टेटस उनका नहीं रहा कोई, और बिल्डिंग वापस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दी जानी थी, तो इस पूरे निज़ाम के साथ, क्योंकि हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि बिजली नहीं है, क्या किया गया, आए आपको ये दिखाते हैं। तो ये पावर रूम है, और मैं कैमरे की नज़र सीधा जो मेन पावर हब है, जहाँ से पूरे इस बिल्डिंग की बिजली को कंट्रोल किया जाता है, उस पर लेकर आता हूँ। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तार को, जो मेन वायर जिसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक की ज़बान में, तो ऑब्वियसली इसका नाम कुछ और होगा, ये इसको काटा गया बाकायदा तौर पर। और जो इन्फॉर्मेशन है, जो हुआ कि जब उनको पता लगा कि अब ये बिल्डिंग उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, लीगली उनको खाली करना पड़ेगा क्योंकि अदालत का हुक्म है, तो उन्होंने इस तरीके से नुकसान पहुंचाया कि ये बिल्डिंग जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास वापस जाए तो तब भी ऑपरेशनल ना रहे। और ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी हैं, और मेरे ख्याल से हकाइक नाजरीन के सामने लेकर आने, ताकि अवाम फैसला करे कि 15 महीने अगर कोई एक सर्टन ग्रुप इस बिल्डिंग पर काबिज़ है, तो उन्होंने उसको किस हालत में छोड़ा, इससे पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप सबको दिखाना बहुत ज़रूरी हैं। और अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग की बिजली को काटा गया, और पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान का फुटबॉल हाउस जो है, वो जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास जाए तो वो इस हालत में ही ना हो कि यहाँ से पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कोई बेहतर इकदाम उठाया जा सके। हमने आपको जो ग्राउंड फ्लोर था, जहाँ पर डाइनिंग एरिया जिसका मैंने आपको बताया, वो दिखाया है। और अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कम्युनिटी को बताना बहुत ज़रूरी हैं पूरी सच्चाई के साथ। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप PFF के डायनामिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जो ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पर ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर डे टू डे अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल आर रन। तो वो आपको दिखाएंगे कि जो ऑफिशियल ऑफिसेज़ हैं, चलें डाइनिंग एरिया तो आपने तबाह कर दिया, आपने नुकसान पहुँचा दिया उन चीज़ों को, लेकिन अब जहाँ ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पर अगर आपने पाकिस्तान फ़ुटबॉल की असल फेडरेशन होने का दावा कर कर अपने जितने फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम देना था, उनके क्या हालात हैं, ऊपर आएँ आपको वो दिखाते हैं। जी, हम ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दिखाएंगे, जहाँ पर ऑफिसेज़ थे पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के, जहाँ से चीज़ों को चलाया जाना था। तो सबसे पहले अगर आपकी तवज्जो मैं इस कमरे की तरफ लेकर आऊँ, अंधेरा है यहाँ पर क्योंकि लाइट नहीं है, बिजली काट दी गई थी, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि एक बेड लगा हुआ है, टेबल्स हैं कुछ, और सामने आपको नज़र आएगा कि एक कबर्ड है, और साइड पर वॉशरूम का एरिया है, और इस तरह मट्टी या जिस तरीके से जो हालात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि मैंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर है, लेकिन यहाँ पर तो बेड लगा है। तो ये हालात बनाए गए इन 15 महीनों में कि जो ऑफिशियल ऑफिसेज़ थे पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के, उनको एक किस्म के गेस्ट रूम्स में तब्दील किया गया, हॉस्टल सा बनाया हुआ था। और ये एक और ऑफिस पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि डबल बेड लगा हुआ है, सोफ़े पड़े हैं, ऑफिशियल जो सीटिंग थी वो है मौजूद है, और उसी तरह से जो एक ऑफिशियल दफ्तर है उसको एक बेडरूम में कन्वर्ट किया गया है। तो सवाल ये है कि बेडरूम में क्यों कन्वर्ट किया गया, कौन रह रहा था यहाँ पर, किस वजह से इसको बेडरूम में तब्दील करना पड़ा, और क्यों आपने इसको एक ऐसी शक्ल दी कि जिस तरह ये एक प्राइवेट गेस्ट हाउस है या कुछ हॉस्टल्स हैं। और आगे अगर हम आपको लेकर चलें तो आई थिंक सबसे अहम ऑफिस अगर आप यहाँ पर देख सकें, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कैमरा आपको सबसे पहले दिखाए कि यहाँ पर क्या हालात हैं। जो लॉजिस्टिक्स की चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, तमाम आपको PFF का जो ट्रॉफ़ी कैबिनेट है वो नज़र आएगा कि PFF की कुछ ट्रॉफ़ीज़ जो हासिल की गई या जो अप फॉर ग्रैब्स थी वो पड़ी हैं। यहाँ पर टेबल की तरफ अगर आप आएँ तो कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, और ये ऑफिशियल एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है जो आई डू नॉट थिंक के वर्किंग हालत में मौजूद है। उसके बाद आपको ये अंबार नज़र आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, कागज़ात, फ़ाइलें,
बहुत से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं ये। अगर आप ओवरऑल देख सकें तो आप मेरा ख्याल है गिन नहीं सकते, इतनी तादाद में ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जब से पीएफएफ का एक रिकॉर्ड बनता आया है, ऑफिशियल आर्काइव्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको यहाँ पर डंप किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जो यहाँ पर आकर काबिज़ हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली तो तमाम चीज़ें अपने कब्ज़े में ले ली, लेकिन उनको लगा या उनके ख्याल में इनमें से कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, तो उन डॉक्यूमेंटेशंस को यहाँ पर डंप कर दिया गया है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ जो सही हालत में शायद मौजूद है वो पीएफएफ के सर्टिफिकेट्स हैं, जो एज इट इज़ पड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 15 महीनों में कोई टूर्नामेंट तो उन्होंने करवाना नहीं था या उनका मकसद नहीं था, तो उनको नहीं छेड़ा गया। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे जाकर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और मैं आपको तमाम जो जो हम विजुअल्स आपको दिखा सकते हैं उससे आपको पीएफएफ की तबाही का अंदाज़ा होगा जो पिछले 15 महीनों में की गई है। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे वो लोग अपनी ज़बानी के जब वो वापस आए पीएफएफ में, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने जब वापस चार्ज लिया तो उन्होंने किन हालात का सामना किया। आइए जी, एक और हिस्सा है नाजरीन जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की प्रॉपर्टी है, उसमें जिसको अगर आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्लेयर्स की अगर कोई डेवलपमेंट के लिहाज से कोई वर्कशॉप है, कोई सिम्पोजियम है या कोई टेक्निकल चीज़ों पर उनको कोई ब्रीफिंग देनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बिल्कुल हमारे पीछे है, आपको दिखाते हैं कि इन 15 महीनों में इस हिस्से का क्या हाल किया गया है। और अगर आप देख सकें और कैमरे की आंख आपको दिखाएगी कि ऊपर से आप इसका हाल देखें तो तोड़ फोड़ शुरू की गई। नीचे अगर आप दीवारों की कंडीशन देख सकते हैं तो पैनलिंग सारी टूटी हुई पड़ी है। एक बिल्कुल ऐसे मनाजिर हैं जिस तरह कोई खंडर नुमा बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। और अगर हम आगे थोड़ा सा आपको लेकर चलें, अंधेरा ज़रूर है लेकिन ज़मीन पर भी आपको ओवरऑल इसकी हालत नज़र आएगी। कहीं से ये लगता नहीं है कि ये एक वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी जो 15 महीने में इसका हाल किया गया, क्योंकि इससे पहले फुली फंक्शनल ऑपरेशनल थी ये। जिस तरह हमने आपको बताया कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट, ग्रूमिंग के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस एरिया को इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पैनलिंग हो, पीछे आपको टूटे हुए वॉशरूम्स नज़र आएंगे। यहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट है, खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में उसको मस्मार किया गया। अंदर कमरों की भी आपको सेम हालत, और एक बार फिर अगर आप छत पर नज़र डालेंगे तो आपको यही हालत नज़र आएगी। काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत ही आप कह सकते हैं एरिया वाइज काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मौजूद है। और डेफिनेटली इसको अगर 15 महीनों में इसका ख्याल तो पूरी बिल्डिंग का नहीं रखा गया, लेकिन अगर इस एरिया को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी जाती, अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होती पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, तो ये जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं ये ना होता। तो मेरे ख्याल से ये खुद बिल्डिंग गवाही दे रही है कि पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान फुटबॉल के साथ क्या सलूक किया गया। जी नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं असाम सानी, और इनकी जो अगर आप डेजिग्नेशन की बात करेंगे तो मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस देखते हैं ये ओवरऑल जब आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बात कर रहे हैं। इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों, और फिर हम इनसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं आपसे डायरेक्टली सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि जब ये एक स्याह दिन पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए आज से 15 महीने पहले आया, तो उस वक्त एक बड़ा ही ज़रूरी और बड़ा अहम टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बात हो रही थी फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट की ग्रास रूट लेवल पर, और स्पेशली जब हम अपनी बच्चियों की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जारी था। और साथ ही खबर मिली कि फ़ुटबॉल हाउस पर हमला हो गया, कब्ज़ा हो गया, वो तमाम मनाजिर लोगों ने देखे। तो उस टाइम क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे तो उसने टूर्नामेंट को कैसे अफेक्ट किया, और ये भी बताइएगा कि फिर वो जो बेचारी प्लेयर्स थी उन पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। जो हमारा वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी लास्ट ईयर की,
इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन टीम्स की, लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में। जो 2021 की वुमेंस चैम्पियनशिप थी, इसकी जो प्राइज़ मनी थी विनिंग टीम के लिए, सेकंड टीम के लिए और थर्ड टीम के लिए, वो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान फ़ुटबॉल वो हमने की थी द सेम एज़ मेंस फ़ुटबॉल। जितनी मेंस फ़ुटबॉल में प्राइज़ मनी दी जाती है उतनी ही हमने वुमेंस फ़ुटबॉल को ऑफ़र की थी। हमने ऑलमोस्ट $500,000 के करीब हमने रेफरीज़ को पे आउट्स देने थे इंसेंटिव्स के तौर पे उनकी सर्विसेज के लिए, जिसमें हमारे पास नेशनल रेफरीज़, फीफा रेफरीज़, तमाम रेफरीज़ जो हैं वो शामिल थे वहाँ। और जितनी भी लॉजिस्टिक्स की चीज़ें। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमने टीमों को ट्रैवलिंग के लिए, उनके स्टे के लिए वहाँ पे पूरे मुल्क से टीमें आईं, कराची आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके लिए हमने टीमों को अलग से पे आउट किया कि उनको ट्रैवलिंग में, रहने में कोई इशू ना हो जब तक वो टूर्नामेंट में खेलते हैं। तो फिर क्या हुआ जब आपको ये खबर मिली और वहाँ पर प्लेयर्स भी थे, टूर्नामेंट बीच में रोका गया, तो फिर क्या क्या हुआ वहाँ? जब हमें ये ख़बर मिली तो उस वक़्त टूर्नामेंट की जो ग्रुप स्टेजेस थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। हमारे नॉकआउट स्टेजेस स्टार्ट होने थे और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो टूर्नामेंट का पार्ट होता है वो नॉकआउट स्टेजेस होती हैं। तो हम उस पॉइंट पे आ गए हुए थे उस टूर्नामेंट में, और जब हमें ये ख़बर मिली तो मतलब एक डेविस्टेटेड सी फीलिंग थी हमारे लिए भी, प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पे। जो वुमेंस फ़ुटबॉल के प्लेयर्स ने इस बात पे वहाँ उस वक़्त सबसे ज़्यादा एहतजाज भी किया। प्लेयर्स ने स्टेटमेंट्स भी दर्ज करवाई अपनी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इस टेक ओवर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई अपनी। तो ये टूर्नामेंट, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज ऐसे भी किया था कि जो टीम्स ग्रुप स्टेजेस से आगे ना जा सकी, हमने उनके लिए एक साइड टूर्नामेंट एक और स्टार्ट कर दिया ताकि उनको पार्टिसिपेशन का और मौका मिले। सॉर्ट ऑफ डिवीजन 2 एक किस्म। बिल्कुल। तो इसके कैंसिल होने से जो मोराल पे फ़र्क पड़ा प्लेयर्स का, वो बहुत ज़्यादा था। मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुए इस इवेंट से। और सबसे ज़्यादा उनको जो डिस्करेजमेंट थी वो इस बात की थी कि एक होप स्टार्ट हो रही थी। वुमेंस फ़ुटबॉल का फ्यूचर जो है वो थोड़ा ब्राइट हो रहा था। हमने एक नेशनल टीम का कैंप करवाया था उससे पहले, फिर ये नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी। इससे आगे फिर हमारा एक वुमेंस लीग स्टार्ट करवाने का प्लान था। तो वो सारी उस पूरी होप के ऊपर, प्लेयर्स की जो होप थी उसके ऊपर पानी फिर गया और वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए इससे। हमारा जो टूर्नामेंट था वो वहीं पे हमें बीच में उसको स्टॉप करना पड़ा, वो रोकना पड़ा, वो टूर्नामेंट दोबारा आगे कंटिन्यू नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इफ़ेक्ट करती हैं। और फिर उसके बाद आपने जैसे मेंशन किया कि 15 महीने का डिले आ गया। अब अभी हमने सैफ वुमेंस चैम्पियनशिप होने जा रही है सितंबर में, उसके लिए हमने एक वुमेंस टीम को ऑर्गेनाइज़ करना है। वहाँ पे हमने टीम भेजनी है, जिसके लिए हमें मतलब अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स की तरफ जाना पड़ रहा है वुमेंस टीम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और वुमेंस टीम का कैंप होल्ड करने के लिए। हमें अगर पिछले 15 महीनों में फ़ुटबॉल एक्टिविटी चल रही होती तो हमें इतना इशू ना होता प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, हमारे पास एक तैयार पूल ऑफ प्लेयर्स होता, जो कि अब नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्पेशल स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं, ट्रायल्स करने पड़ रहे हैं। पिछली वुमेंस कैंप के जो कुछ प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली काफ़ी अरसा गुजर गया, कुछ प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो उन्होंने वुमेंस फ़ुटबॉल को मुतासर किया बहुत ज़्यादा। सामा को बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम डिटेल से आगाह किया। आई थिंक एडमेंट है, कोई भी टेक्निकल तरीके से देखे या आम तरीके से देखे तो आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि एक टूर्नामेंट जो चल रहा था वो खाली टूर्नामेंट नहीं था। जिस तरह सामने कहा, एक उम्मीद थी वुमेंस फ़ुटबॉल को, उन तमाम बच्चियों को जो पाकिस्तान की वुमेंस फ़ुटबॉल का एक मुस्तकबिल थी, और उस उम्मीद को तोड़ा गया और उस पूरे प्रोसेस को सेट बैक किया गया। आपने पीछे धकेल दिया उस प्रोसेस को, वरना आज जब आप एक ऐसे एलीट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपके पास एक रेडी पूल ऑफ प्लेयर्स होता पूरे पाकिस्तान से। लेकिन ऑब्वियसली स्टेज 0 से शुरू करना पड़ेगा और इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो उन बच्चियों की दिल आज़ारी हुई
उसके लिए डेफिनेटली माफ़ी तो नहीं बनती, लेकिन यही उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और इन बच्चों का कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड किया जाए कि वो दोबारा से इस फुटबॉल में हिस्सा ले सकें, उस तरह से टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें और उस ट्रॉमा को भुला सकें जो उनको दिया गया जब उनको ये इमेजेस मिले और उनको पता लगा कि फ़ुटबॉल हाउस पर हमला कर दिया गया। जी, आपने देखा कि हमने आपको तमाम विजुअल्स दिखाए, तमाम वो चीज़ें दिखाई जिनको तबाह व बर्बाद किया गया, और मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगा, थोड़े से सख्त ज़रूर हैं लेकिन हकीकत बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि वो उस हकीकत को जानें, क्योंकि जब पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बात की जाती है तो बहुत से अलमबरदार आ जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बेहतरी चाहते हैं। जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर हमला किया गया, पाकिस्तान फ़ुटबॉल हाउस पर हमला किया गया, और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर हमला किया गया, तो उसका तासुर ये दिया गया कि हम चाहते ये थे और हम चाहते ये हैं कि हम पाकिस्तान फ़ुटबॉल को बचाना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान फ़ुटबॉल को ऐसे बचाना था कि आपने पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दिया कि हम उसी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं जिसमें दुनिया में हमें बदनाम किया जाता है जिसके लिए, या हम इतने एग्रेशन के साथ आए कि हमने, चाहे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की चीज़ें हों, कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान के फ़ुटबॉलर्स की प्रॉपर्टी है। जब आपने उसको नुकसान पहुंचाया तो आपने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के जितने प्लेयर्स हैं आपने उनको नुकसान पहुंचाया। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या वो डिटेल्स हैं, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी वापस आई, जब फुटबॉल हाउस उनको वापस दिया गया लीगली, तो क्या देखा उन्होंने, क्या अभी एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स पर क्या तबाही है, कहाँ हैं वो चीज़ें जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की प्रॉपर्टी हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबर हैं, और जब मैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बात करता हूँ तो इनका किरदार बड़ा अहम है, और इससे पहले भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए ये अपनी खिदमात दे चुके हैं और अपने फ़राइज़ इन्होंने पूरे तरीके से सच्चाई के साथ निभाई, क्योंकि मेरा इनसे ताल्लुक़ पहले भी था। हम एक बार पहले भी फ़ुटबॉल हाउस आए और हमने तब भी बात की, और मैं जानता हूं कि इनका विज़न क्या था और इनकी ऑनेस्टी क्या है, और अब हम इनसे तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। शायद खोकर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो ही हम आज पाकिस्तान फ़ुटबॉल हाउस एंटर हुए तो हमने जो मनाजिर देखे हैं, कोई यकीन नहीं कर सकता कि हम ये बार बार कहते हैं कि हम एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन हैं, हम फ़ुटबॉल से प्यार करते हैं, हम फ़ुटबॉल को फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब जो भी वो एपिसोड हुआ, सबको पता है, पूरी दुनिया के सामने है, पाकिस्तानी कौम के सामने है कि किस तरह से हुलिगनिज़म जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वो किया गया, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबर्स को यरगमाल बनाया गया, चीज़ें अपने कब्ज़े में ली गई, नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया गया। उसके बाद जब आप लोग आए हैं तो सबसे पहले आपने जो सिचुएशन को गेज किया तो क्या देखा आपने? अहमद, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए। आप हमेशा से ही फ़ुटबॉल के लिए बहुत हमदर्दाना तरीके से, यू हैव बीन डूइंग अ लॉट, आपकी सारी टीम, और इन फैक्ट इन दैट पर्सपेक्टिव आपने मेरे लिए कुछ ज़्यादा छोड़ा नहीं है कहने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड सारा दे दिया, और मैं इसको 3 हिस्सों में या 3 हेडलाइंस के नीचे फिर इसको बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि फ़ुटबॉल की प्रमोशन का दावा करने वाले लोगों ने फ़ुटबॉल की इस इमारत, जिसकी हमारे लिए या फ़ुटबॉल कम्युनिटी के लिए इसकी अहमियत एक अपना किबला सेट करने की तरह है कि सब इस तरफ रुख करते हैं फ़ुटबॉल के मैटर्स में। तो बीइंग द हेड क्वार्टर्स, इस बिल्डिंग की अहमियत सिर्फ़ एक इमारत की नहीं है, इसकी एक तारीख़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी अहमियत है। एट द सेम टाइम इस बिल्डिंग की अहमियत इसलिए भी और बढ़ जाती है कि हम दुनिया के साथ कनेक्ट इस बिल्डिंग से करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान के अंदर
बल्कि पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में इस बिल्डिंग का एक रेलेवेंस है। सो जिस वक्त बदकिस्मती से पहले भी कुछ साल पहले भी इसी तरह के होलनाक वाक़यात 2015 में हुए थे, उन्हीं का तसलसल था कि एक वाक़या 2021 में हुआ, जिस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी को, इस वाली कमेटी को आए हुए भी हार्डली 2 माह हुए थे। उससे पाकिस्तान का दुनिया में इमेज, और आपने भी देखा होगा कि हमारे हमसाया मुल्क और दुनिया भर में पाकिस्तान की किस कदर बदनामी एक दफ़ा फिर हुई, और वो सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान की रियासत गुज़श्ता कई साल से बनाना चाह रही है, उसको कितना धचका लगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कम्युनिटी जो ऑलरेडी 2015 से साल आफ्टर ईयर्स वो एक उसमें डिप्रेशन के अंदर थे, उन्होंने इन इंसिडेंट्स को कैसे लिया और उन पे इसके किस तरह के असरात हुए। और साथ ही साथ मैं ऐड करूँगा कि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के ऊपर इसके किस कदर मुज़र, गहरे और तबाहकुन असरात हुए। अच्छा, उसके बाद आपने ज़िक्र किया कि जो एक्चुअली इस खूबसूरत बिल्डिंग का, एक तो इसका इस बिल्डिंग का तनाजुर एकेडमिक सेंस में हो गया, जो मैंने गुजारिश किया। अब नर्सरी एक बन गई। जी, दिस इज़ अ नर्सरी फॉर द फुटबॉल कम्युनिटी, नर्सरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में। और उसके अलावा हमारी जो नेशनल टीम्स हैं, आपने यू हैव ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस जब ये पूरी तरह आबाद होती थी, आपने देखा हुआ इसको उस वक्त भी, कि हमारे मुल्क के हमारी यानी सारी नेशनल टीम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, कैंप्स के लिए आती हैं, और वो उन खूबसूरत हॉस्टल्स में जो हमारी पाकिस्तान के कैपेसिटी के लिहाज से एक बहुत ही रीज़नेबल और अच्छी फैसिलिटीज़ थी, उनके अंदर वो हमारी नेशनल टीम्स ठहरती थी। जैसा आपने ख़ुद बयान किया, उस सारे को इस बुरे वहशियाना तरीके से तबाह किया गया कि हम ये समझने से कासिर हैं कि अगर कोई फ़ुटबॉल की प्रमोशन का दावा करता है तो वो इस कदर शफाक कैसे हो सकता है कि वो उन सारी फैसिलिटीज़ को बिल्कुल तबाह कर दे जो यहाँ पे फ़ुटबॉलर्स के लिए बनी। सर, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि किसी भी शख्स की जान, माल, इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना स्टेट का एक फ़र्ज़ होता है। हम सब इस आइन के इस पहलू के साथ बड़े हुए हैं, और इखलाकी तौर पर भी मुसलमान होने की हैसियत से, या अगर आप दीन के लिहाज से देखें, आप किसी भी मोरल ग्राउंड्स पर देखें, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप इंतशार ना फैलाएं, आप ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर इंतशार ना फैलाएं। ये तो खैर एक उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो गया। मैं लॉजिस्टिक्स जब एक एक कर देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि अगर हम 2015 से अभी तक गेज करें, और उसके बाद 2021 में जब ये वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरीके से 15 महीनों के अंदर वो टाइम ज़ाया किया गया, उस टाइम को बर्बाद किया गया, चीज़ों को बर्बाद किया गया, मतलब लॉजिस्टिक वाइज एक इंसान सोच कर भी परेशान होता है कि बिजली तक कट गई, जनरेटर्स वर्किंग में नहीं हैं, एक पूरा फ्लीट ऑफ व्हीकल्स था जो एक असासा था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें से मुझे कोई भी फ्लीट ऑफ व्हीकल अभी नहीं नज़र आई, जो हम नहीं जानते कि कहाँ है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएंगे ये तमाम चीज़ें। अगर हम खाली लॉजिस्टिक वाइज बात करें, हम तो उनकी वर्थ की तरफ जाते भी नहीं, ये कहाँ हैं ये चीज़ें? अहमद, मैं इतनी डिटेल्स बिलीव यू मी कि मैं बहुत ख़ुद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि कितने चीप लेवल के ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। जहाँ तक व्हीकल्स का ताल्लुक़ है, उनमें से इंशाल्लाह दोज वुड बी रिकवर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम थ्रू प्रॉपर लीगल कोर्स ऑफ एक्शंस। उसके अलावा आपने जैसा बयान किया कि किस कदर ये अफसोसनाक है कि फ़ुटबॉल हाउस की जिस वक्त हमने ये टेक ओवर किया, तो फुटबॉल हाउस की तमाम यूटिलिटीज़ ख़त्म थी, इंक्लूडिंग आप यू स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद गैस अभी भी कटी हुई है, उसके बाद इसके टेलीफोन्स कटे हुए हैं, उसके बाद देयर इज़ नो इंटरनेट, और उसके बाद जितना हार्डवेयर था लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और
कागज़ की शक्ल में जो साल हा साल से कई दहाइयों का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद था, आर्काइव्स थी, उन सारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। नथिंग इज़ अवेलेबल हेयर, दिस इज़ जस्ट जिसे पंजाबी में खोखा कहते हैं। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग है, दीवारें हैं और फर्श हैं, और वो भी आपने देखा है कि किस कदर उसमें भी तबाही हुई हुई है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू ब्रिंग इट इनटू द ओल्ड शेप। तो उस लिहाज से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पे इससे ज़्यादा बात हम नहीं करते। ऑलरेडी फुटबॉल कम्युनिटी काफ़ी डिप्रेस आई वुड से है, और हमें बड़ी, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस वक्त हमने ये बिल्डिंग टेक ओवर की है, उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस बिल्डिंग से हम अपने ऑपरेशंस कैसे करें, जिसके अंदर कुर्सियाँ और मेज़ तक या तोड़ दिए गए या यहाँ से आई वुड से कि चोरी कर लिए गए। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, और ना हमारे ऑफिस इस कंडीशन में हैं कि वहाँ पे बैठ के काम किया जा सके। वी डोंट हैव स्टाफ। अभी तक आप हैरान होंगे कि अभी तक इवन हमने, हमारे चेयरमैन हारून मलिक साहब ने और उनके साथ एनसी की टीम ने बड़ी एफ़र्ट्स करके पाकिस्तान की फ़ुटबॉल पीएफएफ की जो सस्पेंशन थी फीफा से, वो ख़त्म कराई। तो हमारे ऊपर अब एकदम प्रेशर आ गया कि हमें अब एक्टिविटी सारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आप देख चुके हैं कि कितनी लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारे पास है कि हम सारी एक्टिविटी फुल फ्लैज शुरू करें। लेकिन इसके बावजूद आपने खवातीन की टीम को मिला होप एंड जस्ट टू टेल द फुटबॉल कम्युनिटी दैट फुटबॉल इज़ बैक, वो साफ के अंदर हमने कंफर्म किया और उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त आपका हेडक्वार्टर इस शेप में है, आप स्टाफ नहीं ले सकते। और एक और बात कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अकाउंट्स अभी तक अदालत में हैं, और जिन लोगों ने जिनकी वजह से अदालत में हैं, दे ऑलवेज़ क्लेम, क्योंकि मैं इस मामले को अदालत में लेके गया था, तो वो बार बार मेरा नाम लेते हैं कि इन्होंने इसकी वजह से रुके हुए हैं। तो आई वांट टू टेल यू कि जिस वक्त फुटबॉल हाउस पे को कब्ज़े में लिया गया इलीगल ग्रुप की तरफ से, तो उन्होंने इमीडिएटली बैंक्स के अंदर सिग्नेटरी बदल के उसमें से एक काबिल ज़िक्र रकम उसमें से निकालनी शुरू कर दी, यानी विड्रॉल किया गया। जी हाँ, विड्रॉल किया, विच वॉज टोटली इलीगल। वो पैसे फीफा फंड्स हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की अमानत है और फुटबॉलर्स की अमानत है। उसके बाद जब हमने ये देखा कि अगर हमने इसको इसी तरह रहने दिया, तो ये तो कुछ अरसे के बाद एक इलीगल एंटिटी वो पैसे सारे बैंक से निकलवा के मिसयूज़ कर लेंगे और फिर हम उनके पीछे भागते रहेंगे। तो द बेस्ट वे वाज कि हम उसको अदालत से रुकवाते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं। फौरी तौर पे उनको रोका गया, और उसके बाद अब तक 5 या 6 डिसीजंस नॉर्मलाइजेशन कमेटी की फेवर में आ चुके हैं। अब मेरा एक इसमें ज़िमनी सवाल है उन फुटबॉल के मोहब्बत के दावेदारों से कि अगर आपको इतनी फ़ुटबॉल से मोहब्बत है, वंस पाकिस्तान फुटबॉल इलेक्शन का मुतालबा रोज़ कर देते हैं, और कभी क्या उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो 2 लाइनें अदालत के अंदर लिख के ये जमा करा दें कि हमारा इन अकाउंट से ताल्लुक़ नहीं है, ये पीएफएफ मनी है जो फीफा फंड्स हैं, तो इसका वो इनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ये जो फंड्स हैं उनकी कस्टोडियन है और इनको वापस कर दिए जाए, तो ये सारा बैंक अकाउंट वाला मसला खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर वी वुड बी एबल टू रन द नॉर्मल फुटबॉल एक्टिविटीज़। इस वक्त जो कर रहे हैं ये एक समझ लें कि फीफा की अगेन आई वुड से कि उनकी मेहरबानी है पाकिस्तान के लिए, उनका दर्द है कि एक स्पेशल मैकेनिज़्म जो है वो बना। सर, आपको लगता है कि इस तमाम ये जो वाक़या हुआ, ये 15 महीने का जो टाइम है, इसमें बदकिस्मती के साथ हमें वापस उस स्टेज 1 पर जाना पड़ा जो पहले दिन से नॉर्मलाइजेशन कमेटी का होमवर्क चल रहा था? क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन गेज करें,
तो जिस तरह अब आपने बताया, मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा किया कि जो फंड्स वाली बात है ये बड़ी ट्रिकी है और इस पर अकाउंटेबल होना चाहिए, और ना सिर्फ अदालत के सामने बल्कि मेरा ख्याल है कि आपको कौम के सामने आके बताना चाहिए कि अगर तो आपने नहीं लिए तो आप आकर डिनाई करें, आप सबूत दें, और अगर आपने वो फंड्स में से अगर इतनी अमाउंट विड्रॉ की है तो बताएं वो आपने कहाँ लगाई है उस 15 महीने के टेन्योर में, नंबर 1। नंबर 2, उनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शंस ही है, और मेरे जहन में ये ज़रूर सवाल आता है कि 15 महीने जो आपने ज़ाया किए, क्या उससे आपको एक सेटबैक नहीं नज़र आया? मैं चाहूँगा आखिर में आप इस चीज़ पर ज़रूर कमेंट करें। बिल्कुल, आपका बहुत ही आई वुड अप्रिशिएट कि आपने एक निशानदेही बिल्कुल ठीक बात की कि अगर आपको इतना दर्द है फ़ुटबॉल का और आप इतना मरे जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो उन 15 महीनों में आपको याद नहीं आया कि जिस वक्त आप अदालतों के अंदर हमारी जायज़ बात को रोके हुए थे, एक जगह से हमारे हक़ में डिसीजन आता है, आप उससे ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, 15 महीनों में फ़ुटबॉल ज़ीरो पे नहीं आया, ये पीछे चला गया है। दुनिया बहुत, हर गुज़रते दिन के साथ दुनिया फ़ुटबॉल के अंदर आगे बढ़ रही है, तो हम तो ज़ीरो से भी बहुत नीचे आ गए, और हमें तो वहाँ से स्टार्ट लेना है कि जहाँ से पाकिस्तान को दोबारा अपने कदम के ऊपर खड़ा होने के लिए कम से कम एक डेकेड चाहिए कि जब दोबारा सारी टीम्स रीबिल्ड हों, जूनियर टीम्स। फिर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की 7 कैटेगरीज़ के अंदर 7 लेवल्स की नेशनल टीम्स थी जो चल रही थी, और जिस सारे सेटअप को ख़राब कर दिया गया। गो कि ये 2015 से ये मामला शुरू हुआ, तो और चलते चलते फिर हमारी नेशनल टीम ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, फिर एक चीज़ और कही जाती है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो मैंडेट है दैट इज़ अबाउट इलेक्शन। मैं आपको बताऊं, फीफा, इंटरनेशनल बॉडीज़, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कम्युनिटी इज़ मच मोर कंसर्न अबाउट फ़ुटबॉल। ये सिर्फ जिनका फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट कम है वो ये कहते हैं जी इलेक्शन करवाएं, फ़ुटबॉल की बात ही ना करें, और इंतहाई अटेंशन डाइवर्ट होना। और दूसरा, ये इंतहाई अहमकाना बात है कि हमारे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मैंडेट का पहला पॉइंट है टू रन डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी फ़ुटबॉल का चलाना। अगर फ़ुटबॉल नहीं है तो इलेक्शन तो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर है। बिल्कुल, फिर तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का भी कोई मैंडेट जी हाँ, नहीं। तो फ़ुटबॉल को पाकिस्तान में बहाल करना और फ़ुटबॉल एक्टिविटी को नॉर्मल स्टेज पे लेके आना और फुल फ्लेज नेशनल फ़ुटबॉल एक्टिविटी को चलाना, ये हमारा मैंडेट का पॉइंट नंबर 1 है, विच वी इंशाल्लाह विल डू, एंड वी हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और इसी तरह इलेक्शन, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि अगस्त से इलेक्शन का जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो फीफा की एक ख़ास टेक्नोलॉजी जो इस पर्पज़ के लिए बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वो शुरू हो जाएगा, विच इज़ क्लब रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और फीफा कनेक्ट आईडी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, सारी दुनिया के अंदर उसको चलाया जा रहा है। उससे वी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारा एक्चुअल जेन्युइन कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है हमारा, जहाँ से सारी खराबियाँ स्टेम होती हैं, जहाँ से वोट आएगा, जो राइट एक्सरसाइज। एग्जैक्टली। तो ये है। बिल्कुल सर आई थिंक बड़ी डिटेल डिस्कशन है, आपने भी बहुत से क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज किया है, और आई थिंक एक चीज़ तो मैं, आप और हम सब ज़रूर एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कम्युनिटी पहले से ज़्यादा बाशऊर हो चुकी है। अगर हम खाली सोशल मीडिया पे इन 15 महीनों में देखें तो बहुत सी आवाज़ उठाई गई और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस फुटबॉल कम्युनिटी ने अपने राइट को डिफेंड किया है। मेरा ख्याल है आप जिस तरह बता रहे हैं, जो टाइमलाइंस फॉलो हो रही हैं, इलेक्टोरल कॉलेज का बनाना हो, इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक जारी करना हो, ये तमाम चीज़ें जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट है वो हमारे सामने है, आपने भी उसको आइडेंटिफाई किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी डेडिकेशन के साथ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर ऐसे ही काम करते रहेंगे, और पाकिस्तान की जो फुटबॉल कम्युनिटी है, आई एम श्योर सर कि वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी और उससे पहले भी आपकी जो खिदमात हैं उनको ज़रूर खराज तहसीन पेश करें। अहमद, मैं एक जुमला अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ऐड करूँगा। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा द कॉन्टीन्यूड सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज़ फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। FIFA has supported us throughout, and AFC has supported us throughout this depression period. और इसके साथ मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़ुटबॉल कम्युनिटी का
जिन्होंने पहले दिन से लेके आज तक अपना प्रिंसिपल स्टैंड ये रखा है कि हम पाकिस्तान की दुनिया के साथ जो लिंकेज है, फुटबॉल लिंकेज, उसको बहाल करना चाहते हैं। एंड वी स्टैंड विद द फीफा वैल्यूज़ एंड वी स्टैंड फॉर द फेयर प्ले वैल्यूज़ ऑफ फीफा। तो आपके वसातत से मैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल की कम्युनिटी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन कमेटी। और बहुत ही हमें हमेशा किसी वक्त ऐसा हुआ कि हमने ख़ुद को तन्हा महसूस किया तो फुटबॉल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हुई, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बहुत बाशऊर भी होगी आई थिंक, जब हम आप सब फुटबॉल कम्युनिटी की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं डेवलपमेंट्स। यहाँ तक कि हमने जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं हारून, उनके साथ जितने भी प्रोग्राम्स किए, आपका फीडबैक, बल्कि आप बताते हैं कि ये चीज़ें पूछें। सर, इस पूरे दौरानिए में, चाहे वो ये 15 महीने का एक स्या दौर हो या उससे पहले के जो भी मसाइल थे या जो भी चलता रहा, सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का होना, फ़ुटबॉल एक्टिविटीज़ का होना। मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, हमने यही डिस्कस करने की कोशिश की, और मैं फिर ये पूछना चाहूँगा कि अगर 15 महीने आप काबिज़ रहे हैं या उससे पहले भी आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ख़िलाफ़ एक मैंडेट लेकर आते हैं, और अगर वो लीगल मोरल ग्राउंड्स पर भी हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान में फ़ुटबॉल हो। इतने लंबे अरसे में सवाए पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की जो कम्युनिटी है, जो सो कॉल्ड अलमबरदार हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के, हमने उनसे आज तक ये नहीं सुना कि ग्रास रूट लेवल पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जबकि लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं कि एक टूर्नामेंट विच वाज इन प्रोग्रेस उसको रोका गया जब ये सारे जी, वाक़यात। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखें, जो आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक तो है नेशनल तनाजुर के अंदर, दूसरा आपने जो मेंशन किया है उसकी एक टेक्निकल साइड भी है जिसको जानना ज़रूरी है। वो ये है कि क्या आप में ग्रास रूट्स को समझने की अहलियत भी है। इससे कता नज़र कि आप अगर उसको समझते भी हैं तो क्या इंटरनेशनल या फीफा सपोर्ट के बगैर आप वो कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। यू नीड एक्सपर्टीज़, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ से फंड्स के अलावा जो मेंबर एसोसिएशंस को जो सपोर्ट मिलती है, वो एक्सपर्टीज़ की मद में, एजुकेशन की मद में इंतहाई ज़रूरी एक पहलू होता है। तो आई वुड से कि इवन वो ग्रास रूट करवाना चाहे भी कोई इससे हट के, तो वो नहीं करा सकता, क्योंकि ना तो एक्सपर्टीज़ है, ना फंड्स हैं, और ना ही ये पता है कि किस तरह करना है। और इसी में एक ज़िमनी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिस वक्त किसी मुल्क की नेशनल टीम किसी भी स्पोर्ट के अंदर नहीं होती, तो जो ग्रास रूट पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं या ग्रास रूट के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी कोई डेस्टिनेशन और ड्रीम ही नहीं होता। व्हेन यू डोंट हैव योर नेशनल टीम, वेयर वुड यू गो एंड कैरी योर नेशनल फ्लैग। तो जब आप अपना यू कैन नॉट होल्ड योर नेशनल फ्लैग एट एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो फिर आप ड्रीम कैसे करेंगे? आपके पास पाथवे क्या होगा? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वेयर डू यू वांट टू रीच इफ़ यू डोंट हैव एनी डेस्टिनी? ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों को ऑफ कोर्स रियलाइज़ करें और हम ये बात भी करें और हम इन चीज़ों को जानें भी। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि तमाम हक़ाइक़ से जितनी भी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कम्युनिटी उनको आगाह किया जाए कि किस स्टेट ऑफ अफेयर्स में। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बारे में तो बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बात होती है, सवाल भी उठाया जाता है और सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो फुटबॉल कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी मांगती है। लेकिन इन 15 महीनों में क्या हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम आप तमाम लोगों को वो चीज़ें भी हमने दिखाई और शाहिद भाई से भी हमने बात की, जानने की कोशिश की ओवरऑल फुटबॉल एक्टिविटीज़ के बारे में, फ़ंड्स के बारे में। जो एक सो कॉल्ड मंत्रा है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होते, इलेक्शंस करवाए जाएं, उसमें बहुत से प्रोसेसेस और एक लीगल मैटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी भी एज वी करंटली अंडरस्टैंड अ लीगल प्रोसेस इज़ बीइंग फॉलो। ये तमाम बातें तो एक अपनी जगह पर हो गई। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कम्युनिटी, जिस तरह मैंने कहा शाहिद भाई कि वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड।
पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये डिस्कशंस हो रही हैं, फोरम्स पर हो रही हैं, बाकायदा वर्चुअल सेमिनार्स हो रहे हैं या जिनको आसान अल्फाज में ट्विटर स्पेसेस कहते हैं वो हो रही हैं और लोग बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। बहुत से पाकिस्तान फ़ुटबॉल से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग हैं जो अब बाहर जाकर अपनी फ़ुटबॉल के अंदर डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। मतलब एक पैशन तो है गेम के लिए। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ मेंबर ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमेटी, क्योंकि उनके बहुत से सवालात थे जिस तरह के मैंने आपको बताया और जिस तरह से एक हवा चलाई गई कि इलेक्शन 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 और ये और वो सारी चीज़ें, आपने स्ट्रक्चर वाइज लीगैलिटीज़ जो कुछ हुआ सब हाईलाइट कर दिया। अब वो जो फुटबॉल का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अहमद, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मेरी गुफ्तगू का हरगिज़ कोई ये मतलब ना ले कि इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इलेक्शंस फ़ुटबॉल के लिए हैं, फ़ुटबॉल इलेक्शंस के लिए नहीं है। सो प्रायोरिटी नंबर 1 मस्ट बी फ़ुटबॉल की बहाली। उसके बाद इलेक्शन वाली सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड इन द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, द चेयरमैन हैज़ अनाउंस्ड that the process is going to be started in the next month in August। तो एक तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी को प्ले किया जाएगा कि देखें जी ये तो इलेक्शन की बात नहीं करते। अलबत्ता मैं कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इलेक्शन अगर इस इलेक्टोरल कॉलेज के साथ इसको स्क्रूटनाइज़ किए बगैर अगर इलेक्शन में हम जाएंगे तो इट वुड बी अगेन अ वेस्टलेस एफर्ट और इससे वक्त ज़ाया होगा, कोई चीज़ आप हल नहीं करेंगे और आप दोबारा उसी जगह पे खड़े होंगे 1 साल की एफ़र्ट के बाद जहाँ पे आपने जिसकी वजह से सारा मैस क्रिएट हुआ है। तो उस सिस्टम को भी तो ठीक करना है ना, और उस इलेक्टोरल कॉलेज को साफ़ सुथरा होना चाहिए और इस तरह साफ़ सुथरा होना चाहिए कि कोई भी उसको वेरीफाई करना चाहे तो वो एक बिल्कुल ओपन सारों के सामने एक चीज़ हो, कोई भी उसको देखना चाहे तो देखे। जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि फीफा कनेक्ट आईडी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन कि आप तमाम क्लब्स को, तमाम उसके जेन्युइन स्टेक होल्डर्स ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर हैं, उन सारों को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देंगे और उस प्लेटफॉर्म की एक्सेस इनफैक्ट उनके अपने हाथ में होगी। सिर्फ एक लाइन, मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ फीफा कनेक्ट पे की टेक्नोलॉजी वाली साइड पे, हम मेरे दूसरे साथी सऊद हाशमी इज़ लीडिंग दैट। उसमें हर क्लब अपने अकाउंट का मालिक खुद होगा। सो यू हैव टू रजिस्टर ऑल द इंफॉर्मेशन विद योर ओन हैंड्स और फिर आप उसको पीएफएफ देख सकेगी, उसको एएफसी देख सकेगी, फीफा देख सकेगी, तो कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी ख़राबी नहीं कर सकेगा। वंस वी डिड दैट, तो वंस वी हैव डन दैट, तो उसके बाद मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझूंगा कि हमने पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत दे दी है और अपना रोल प्ले कर दिया। उसके बाद बाकी मराहिल जो हैं वो आसान हैं, जो जी हाँ वो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट शाहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एक मैसेज अहमद, आई एम सॉरी टू कट यू, मैसेज आप कह रहे थे, तो मैसेज इज़ होप, बेटर होप, बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान। प्रोसेस शुरू हो गया सारी चीज़ों का। इंशाल्लाह हम 220 मिलियन लोगों का मुल्क हैं एंड वी वुड हैव आवर मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ हमारी डायरेक्शन ठीक होने की ज़रूरत है एंड हम बिल्कुल, मैं होपफुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि बहुत जल्द पाकिस्तान एक अच्छी समत में गामज़न हो गया और बहुत जल्द उसके नतायज भी, गो के बहुत जल्द से मुराद कुछ साल हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। शाहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का बहुत शुक्रिया और आई थिंक सर थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ मिलजुल कर, ज़ाहिर बात है खेल पाकिस्तान है, मुस्तकबिल पाकिस्तान फ़ुटबॉल का रोशन करेंगे। आपने शाहिद खोकर की भी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी। एक चीज़ मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि तारीख़ गवाह है
कि कल को ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी को याद किया जाएगा, ना शायद खोकर को याद रखा जाएगा, ना हारून मलिक को याद रखा जाएगा। अगर कोई याद रहेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ुटबॉल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोग, चाहे वो किसी भी उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों पाकिस्तान फ़ुटबॉल के, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिक स्पोर्ट का पहला मकसद आपकी क्लब्स की स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो है। और ये मैं बड़ी एक टेक्निकल एंगल से आपको बात कह रहा हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की, जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक, कि ये क्लब स्क्रूटनी जब हो जाएगी उसके बाद आपका एक इलेक्शन प्रोसेस फॉलो होगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बनाना। और डेफिनेटली फीफा का प्लेटफॉर्म है, फीफा मैनेज कर रही है, तो तमाम जो आपके जितने भी शक व शुबाक हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। और इन द फ्यूचर यही वो क्लब्स हैं जहाँ से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। तो कतन किसी को इस प्रोसेस में खलल डालने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल टैलेंट को प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है ये भी एक ज़रूर रिक्वेस्ट होगी तमाम हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि जो एक स्याह दिन देखा गया इन 15 महीने जो गुजरे उसके अंदर, और जिस तरीके से कब्ज़ा किया गया पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के ऊपर, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंश्योर करें कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान की किसी भी खेल के साथ ना हो, क्योंकि उसको तहफ़्फ़ुज़ देना भी हमारा एक आइनी फ़रीज़ा है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है उसको हमने बेहतर करना है, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, तमाम लोग मिलजुल कर बेहतर करेंगे, चाहे वो कुछ चीज़ों से एग्री करें या ना करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। Here he goes again.